हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने चैनल के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अपने पास एक पार्सल जो है रिसीव हुआ है। ये हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं कोई, और इन्होंने आंध्र प्रदेश से हमको एक फ़ोन रिपेयर करने के लिए भेजा है, जिसमें कि उन्होंने बताया Redmi Note 14 Pro Plus मॉडल है और उसमें टच वर्क नहीं कर रही है। जबकि उनका कहना यह है कि उन्होंने कॉम्बो वगैरह भी चेंज करके देखा, उसके बाद भी इसमें टच वर्क नहीं कर रही है। तो जैसे वो जो डीलर हैं वो चिप लेवल का काम नहीं करते हैं, सिर्फ कॉम्बो वगैरह कनेक्टर वगैरह चेंज करते हैं। तो ये फ़ोन वो रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हमारे पास भेजा। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई फ़ोन होगा तो आप हमें कोरियर कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि सेम डे आपका फ़ोन जो है रिपेयर होकर पार्सल वापस लग जाएगा। चलिए अभी फ़िलहाल इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जो इसकी टच वर्क नहीं कर रही। पार्सल उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा है, क्योंकि क्या होता है पार्सल में फ़ोन ऐसे ही फेंके जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये तो फ़ोन ही ओपन किया हुआ है। ये फ़ोन का कुछ पैनल वगैरह कवर वगैरह, इसको हम रखते हैं साइड पे और देखें क्या निकला है। आई थिंक ये फ़ोन है। ये बॉक्स वगैरह हमने रख दिया साइड पे। फ़ोन की हालत ऐसी है कि डिस्प्ले वगैरह इसके अंदर है नहीं। जी हाँ, है, अलग पड़ी हुई है। जिस तरीके से फ़ोन की हालत है उसको देखने से लगता नहीं कि फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो सकती है। हो सकता है ख़राब हो, लेकिन देखने से ठीक ही लग रही है। फ़ोन मैंने जैसे देखा यहाँ से बैंड है फ़ोन। शायद आप भी देख पा रहे हो कि फ़ोन की जो मिडल है ये बैंड हो रखी है। तो देखने से लग रहा है कि ड्रॉप डाउन केस है, फ़ोन गिरा है उसके बाद से प्रॉब्लम आने लगी है। चलो ये फ़िलहाल रखते हैं साइड पे, और सबसे पहले फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए अच्छा, ये बैटरी इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। बड़े ध्यान से फ़ोन को पैक करके उन्होंने भेजा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ये देखते हुए। फ़ोन की डिस्प्ले हमने कनेक्ट की। फ़ोन को ऑन किया, एमआई का लोगो आया। ये नोट 14 प्रो प्लस फ़ोन तो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि प्रो प्लस के अंदर होता क्या है कि फ्लैट डिस्प्ले होती है, कर्व वाली स्क्रीन है। तो नोट 14 प्रो प्लस नहीं है ये आई थिंक नोट 14 प्रो प्लस। ये अपने पास डिस्प्ले है इसकी दूसरी, ये फ्लैट है। तो नोट 14 प्रो प्लस तो ये फ़ोन नहीं हो सकता, क्योंकि नोट 14 प्रो प्लस में फ्लैट डिस्प्ले है। बाकी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई और मॉडल होगा। रिपेयर ही करना है, प्रोसीजर तो सेम ही रहता है। ठीक है जी, इसका टच वर्क नहीं कर रहा है। अब फिलहाल सीन ये है कि इसमें दूसरा डिस्प्ले हमको लगा के देखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि फ़ोन जैसे गिरा है तो हो सकता है डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आई हो। एक बार मैं दूसरी डिस्प्ले लेके आता हूँ।
इस वाले मॉडल की डिस्प्ले फ़िलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही डिस्प्ले, एक दो डिस्प्ले ही स्टॉक में होती है, वो आज ही सेल हो गई, तो अभी ऑर्डर लगी हुई है, कल आ सकती है। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल जो डिस्प्ले दी गई है इसी के हिसाब से हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कोई और प्रॉब्लम है क्या। लेकिन सबसे पहले अभी ये देखना पड़ेगा कि ये मॉडल कौन सा है। तो मुझे जो आइडिया लग रहा है वो नोट 14 5G ये फ़ोन लग रहा है। एक बार बोर्नियो ओपन करके ये देख लेते हैं कि नोट 14 5G में क्या मदरबोर्ड नोट 14 5G जो बोर्नियो में मॉडल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मदरबोर्ड फिजिकली मैच कर रहा है या नहीं। ये हमने बोर्नियो ओपन किया, Xiaomi नोट 14 नोट 14 5G, इसको ओपन किया, हार्डवेयर सॉल्यूशन, और इसमें हम ओपन करेंगे टच स्क्रीन। ठीक है, इसमें टच स्क्रीन से रिलेटेड जो लाइन है वो हमको दिखेंगी। तो मेनली तो हमको लाइन अभी फ़िलहाल नहीं देखनी, फ़िलहाल ये है कि मदरबोर्ड हमारा पहले मैच हो जाए, उसके बाद लाइनें वगैरह देखेंगे। जी, मदरबोर्ड को अगर हम देखें तो मदरबोर्ड तो मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस मदरबोर्ड में क्या है, हैंड फ्री का कनेक्टर है। हमारे वाले मदरबोर्ड में कोई हैंड फ्री का कनेक्टर नहीं है। ठीक है, चलो नोट 14 प्रो 5G देखते हैं एक बार। हार्डवेयर सॉल्यूशन, टच स्क्रीन। जी, ये वाला मदरबोर्ड थोड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें कोई हैंड फ्री का कनेक्टर नहीं है और लगभग सेम अपने मदरबोर्ड जैसा मैच कर रहा है। कौन सा मॉडल है? नोट 14 प्रो 5G। अगर इसको और हम जूम करके देखें तो लगभग शील्ड, कनेक्टर, ये सब वैसे ही लग रहे हैं जैसे इस पिक्चर में हमको दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले फिजिकली चेक करते हैं कि क्या क्या फ़ोन में हो रखा है। तो जैसे डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में यहाँ पर जो FOG वाली IC लगी होती है, तो COG वाली चिप ऑन ग्लास, ये इसकी जो टेप टाइप है ये किसी ने निकाल रखी है यहाँ से, और पता नहीं क्यों निकाली है। फिलहाल इस डिस्प्ले को देख लेते हैं, इस डिस्प्ले के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको। ये डिस्प्ले का कनेक्टर एकदम इंटैक्ट दिख रहा है अच्छे से, और इधर अगर हम देखें तो वो टेप वगैरह किसी ने निकाली है ताकि ये देखा जा सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से थोड़ा ये फ्लैक्स जो है बेंड है, लेकिन जिस एरिया में बेंड है, अच्छी बात यह है कि उस एरिया से कोई ट्रैक वगैरह जा नहीं रहा, तो काफ़ी हद तक डिस्प्ले तो ठीक लग रही है। लेकिन ये जो पेपर वगैरह निकाला हुआ है ये मेरे ख्याल से निकालना नहीं चाहिए था। एक बार दूसरी डिस्प्ले ट्राई करते हैं, जब कंफर्म हो जाता है कि डिस्प्ले वगैरह दिक्कत है इसमें तो ये निकालना होता। लेकिन अभी कंफर्म नहीं था इनको, तो ये पेपर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर निकालना थोड़ा रिस्की हो सकता था। जैसे अभी यहाँ पे निशान ये डैमेज हुआ है, अगर ये हल्का सा और ज़्यादा डैमेज हो जाता तो हो सकता था डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो जाए। अभी जैसे हम यहाँ पे देखें जो ट्रैक जा रहे हैं वहाँ तक ये डैमेज पहुँचा नहीं है, तो उम्मीद है कि इधर से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी मदरबोर्ड की तरफ देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या है, एक कनेक्टर टू कनेक्टर का एक फ्लैक्स दिया हुआ है, ठीक है जी, और ये फ्लैक्स अपना यहाँ कनेक्ट होता है। अभी क्या करना है हमको, जो मेन बोर्ड में जो कनेक्टर है इधर हमको रीडिंग कंफर्म करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने बोर्नियो जो ओपन किया हुआ है इसी के हिसाब से हम रीडिंग कंफर्म करेंगे। रीडिंग कंफर्म करने के लिए मैंने मदरबोर्ड के कनेक्टर को लगभग सेम उसी की तरह रख लिया, और मैं इसको बोर्नियो वाले इमेज को जो है जूम कर लेता हूँ। जूम करेंगे तो नीचे वाली साइड पे यहाँ टच की लाइनें हैं। टच की लाइनों में मोस्टली हमने क्या देखा है कि या तो I2C प्रोटोकॉल वाली टच होती है या फिर SPI प्रोटोकॉल वाली टच होती है। तो इधर क्या SPI प्रोटोकॉल वाली टच है, तो SPI प्रोटोकॉल वाली टच में क्या होता है, एक वोल्टेज की लाइन होती है जो कि 1.8 होती है, और दूसरी जो लाइन होती है वोल्टेज की वो तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी थी, लेकिन अभी देखते हैं इसमें शायद दी हुई है, हो सकता है कुछ चेंज हो। लेकिन मोस्टली 6 लाइन जो होती हैं वो CPU से आती है। कौन सी? 4 तो SPI की हो गई, कौन सी? क्लॉक
चिप सेलेक्ट, मीसो और मोसी। 4 लाइनें तो ये हो गई कम्युनिकेशन की, प्लस एक रीसेट और एक इंटरप्ट होता है। ये 6 लाइनें इसमें भी दी गई हैं, लेकिन इसमें वोल्टेज की 2 लाइनें दी गई हैं। अब पता नहीं वोल्टेज की 2 लाइन क्यों दी गई हैं। आज से पहले जो मैंने देखा उसमें सिर्फ 1.8 वोल्टेज ही रहती है अगर SPI वाली टच हो तो, लेकिन इसमें 2 लाइन दी गई। चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और एक्स्ट्रा चेक कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारा काम क्या है, हमने डायोड मोड रीडिंग चेक करनी है कनेक्टर की इन पिनों पे, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि कोई लाइन ओपन या शॉर्ट तो नहीं है। अभी फिलहाल जैसे मैंने रेड वायर को किया ग्राउंड और ब्लैक वायर से रीडिंग चेक कर रहा हूँ। नीचे से जो पहली पिन है वो हमारी वोल्टेज की लाइन है, 560 की रीडिंग आ रही है उस पर, TSP AVDD, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है। उससे ऊपर वाली जो है DVDD 560, इस पे भी रीडिंग है, और 560 इसके नीचे वाले में भी रीडिंग थी। लगभग दोनों पे सेम रीडिंग। एक चीज और देखें, क्या दोनों आपस में ज्वाइंट तो नहीं है? जी नहीं, दोनों ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, ठीक। उससे ऊपर जो थर्ड पिन है वो है हमारी, वो शायद किसी और ट्रैक की है, थर्ड वाली टच से रिलेटेड नहीं है। उससे ऊपर जाएंगे, फोर्थ वाली जो है ये हमारी SPI की पिन है। मतलब अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो 4 लाइनें SPI की है रेगुलर, तो SPI की एक पिन पे लगभग 420 की रीडिंग आ रही है। उससे ऊपर जाए तो 420 की रीडिंग, उससे ऊपर फिर 420 की रीडिंग, उससे ऊपर फिर 420 की रीडिंग। मतलब 4 SPI की जो लाइन है उन पर प्रॉपर रीडिंग आ रही है, सेम आ रही है। उससे ऊपर फिर दूसरी लाइन कौन सी है, ये है हमारी ऑरेंज वाली लाइन जो है रीसेट की। इससे ऊपर रीसेट की लाइन है, लगभग इस पर भी 420 आ रही है। उससे ऊपर अगर हम देखें, ये जो इंटरप्ट वाली लाइन है ये मिस है, इंटरप्ट वाली लाइन मिस है, EINT CTP। अब इस लाइन को अगर हम जूम करके देखें तो ये कहाँ जाती है, ये 23 नंबर की जो पिन है, इसको अगर हम जूम करते हुए जाएंगे तो देखते हैं कहाँ पे ये जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को देख लेते हैं कौन सा रजिस्टर है। ठीक है जी, यहाँ पर जो ये वाला रजिस्टर है, इसी वाले रजिस्टर की बात हो रही है। कौन सा, ये वाला रजिस्टर। क्या देखें, क्या इस रजिस्टर के एक साइड पे रीडिंग है? जी नहीं, इधर भी नहीं है। दूसरा साइड देखें, दूसरा साइड भी नहीं है। इसके बाद ये ट्रैक कहाँ जाता है और इसको फॉलो करते हैं। ये वाला जो ट्रैक है इसके बाद जाता है EINT CTP, ये जा रहा है डायरेक्ट CPU में। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी CPU से ओपन है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, CPU रिमूव करके फिर वहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से हमको ट्रैक जो है रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे फ़ोन क्या है, गिरा हुआ है, हो सकता है गिरे हुए फ़ोन में क्या होता है, कई बार ट्रैक वगैरह इंटरनली ब्रेक हो जाते हैं। तो उसमें अब क्या करने जैसा है, एक बार हमारे पास दूसरा डायग्राम वाला टूल है XZZ, इसको हम रन करते हैं। हो सकता है इसमें कोई इसका लेयर वाला बिटमैप दिया हो, तो उससे आइडिया लग सकता है कि लेयर में ट्रैक कहाँ तक जा रहा है। हो सकता है हमको CPU ना निकालना पड़े, CPU से लाइन ओपन ना हो, रास्ते में कहीं ट्रैक टूट गया हो क्योंकि गिरने की वजह से कहीं PCB वगैरह क्रैक हो गई हो। तो इसमें हमारा Redmi Note सीरीज Note 14 Pro, जी हाँ, इसमें PCB लेयर दी गई है, लेकिन ये 4G वाला है और 5G वाला ये वाला, ठीक है जी। इसका बिटमैप हमने ओपन किया है। बिटमैप ओपन करते हैं तो यहाँ क्या होता है, इसमें लाइनें दी हुई होती हैं, लेकिन आई थिंक ये लाइनें हैं यहाँ पे। कौन सी पिन हमारी थी, इस रजिस्टर पे पिन आ रही थी, ये वाली पिन थी। अगर नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पिन थी। वो सबसे पहले यहाँ रजिस्टर के एक कॉर्नर पे आती है, कनेक्टर से चलें तो हमें क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं रिपेयर को। तो हमें उल्टा चलना पड़ता है, मतलब CPU से ट्रैक तो CPU से निकला है, लेकिन हम क्या है अपोजिट साइड से ट्रेस करते हैं। तो हमने पहले डिस्प्ले को देखा, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर को देखा, डिस्प्ले कनेक्टर से फिर ट्रैक देखा, रजिस्टर से फिर वापस देखेंगे कहाँ ये ट्रैक जा रहा है। तो रजिस्टर पे जैसे ही दूसरा साइड टैप किया तो यहाँ पर ये ट्रैक जो है जॉइंट होता है फर्स्ट और सेकंड लेयर में, ठीक है। सेकंड लेयर में ट्रैक जॉइंट होता है, उसके बाद ये सेकंड लेयर में यहाँ से जाता है
उसके बाद ये यहाँ पे हमको दिखता है एक खाली जगह है यहाँ पे। तो एक काम हम कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रैक को स्क्रैच करके देख सकते हैं। बाई चांस अगर ये ट्रैक यहाँ से आ रहा था, जो हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हो गया हो बुड़ने की वजह से, मतलब इस एरिया में ब्रेक हो गया हो, तो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मदरबोर्ड पहले बाहर निकाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, ये कैमरे वगैरह हमने रिमूव कर लिए। अभी एक बार मदरबोर्ड को देखते हैं अच्छे से। मोस्टली इस एरिया से हल्का सा बैंड है, जो भी है, ज़्यादा बैंड तो मदरबोर्ड नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें क्या ट्रैक को ट्रेस करना है। कौन सा ट्रैक? ये वाला टच वाला। अब इसको माइक्रोस्कोप से ज़रा देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ देखूँ, जैसे हमने उसमें ट्रैक देखा था, क्या होता है, ये ट्रैक यहाँ से चलता हुआ, ये देख रहे हैं आप, इधर आता है और यहाँ पर इसका एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। जैसे इधर डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से क्या होता है, फिर ये सेकंड लेयर में एंटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ हमें बाहर नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर हम फर्स्ट लेयर स्क्रैच करेंगे तो हमको सेकंड लेयर में दिखेगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि जहाँ ये टेस्ट पॉइंट है, यहीं चेक करते हैं क्या यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ से हमने इस ट्रैक को स्क्रैच किया। जी नहीं, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद हमें ट्रैक कहाँ मिलेगा? अगर इस लेयर वाले मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दो एंटीने टाइप के जो हैं, इनको बाद आगे चलें तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ एलसीडी का कनेक्टर लगता है, इस एरिया की शील्ड को कट करेंगे और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लेयर को स्क्रैच करेंगे और सेकंड लेयर में जाएंगे तो हमको यहाँ पर एक ऐसा ही टच पॉइंट मिलेगा जैसे बाहर हमने देखा था, लगभग इस तरीके से। सेकंड और थर्ड लेयर में ही जाता है। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं। अगर यहाँ स्क्रैच नहीं करें तो दूसरा तरीका क्या है, हम ये देखते हैं सीपीयू से सबसे पहले कहाँ पे आता है। सीपीयू के पास अगर हम इसको ट्रेस कर पाए तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा सीपीयू उठाना पड़ेगा या नहीं। तो पहले सीपीयू की तरफ ही देखते हैं। सीपीयू से ट्रैक निकला 10th और 8th लेयर में, तो मतलब सेकंड थर्ड लेयर में निकला। उसके बाद जब ये यहाँ से जाता हुआ जा रहा है तो फिर इधर काफ़ी सारी लेयर हैं, तो इधर तो हमें स्क्रैच करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट हमको मिलता है जहाँ हम इसको इजीली स्क्रैच कर सकते हैं। जी नहीं, यहाँ पर भी स्क्रैच नहीं किया जा सकता इसको। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर ये ट्रैक आता है 3 और 8 नंबर की पिन पे। इधर कनेक्टर के जस्ट अगर हम यहाँ थर्ड लेयर में स्क्रैच करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा। ये कहाँ पर? जहाँ पर ये दो ट्रैक आ रहे हैं, इस एरिया में अगर हम थर्ड लेयर तक स्क्रैच करेंगे तो हमें ट्रैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर में भी ट्रैक है, सेकंड लेयर में तो नहीं है, लेकिन थर्ड लेयर में तो होंगे ही। देखें, शायद सेकंड लेयर में भी हो सकते हैं। सेकंड लेयर में भी ट्रैक है, थर्ड लेयर में भी ट्रैक है। तो फिलहाल अगर 3 लेयर में ओपन करता हूँ तो अभी देखना है कि खाली जगह हमको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे हम इसको स्क्रैच करके चेक कर सकते हैं। मोस्टली खाली जगह हमको यहीं पर मिल रही है, तो ये वाला एरिया जो हम चूज़ करते हैं और यहाँ इसको स्क्रैच करके एक बार देखेंगे कहाँ पर, ये शीट के इस कॉर्नर में। चलो इसको करते हैं स्क्रैच। कहाँ से? यहाँ से। ये वाली शील्ड जो है ये कट करते हैं यहाँ से।
लगभग जो लोकेशन थी वहाँ मैं ये अब स्क्रैच कर रहा हूँ ताकि वो ट्रैक जो अंदर वाला है वो हमको दिख सके। जो लेयर वाला बिटमैप है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रैक हमको मिलना चाहिए वो लगभग कहाँ मिलना चाहिए, सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर में एंट्री होगा और हमको मिलेगा लगभग, हो सकता है ये वाला ट्रैक जो टेस्ट पॉइंट हमको दिख रहा है ना, ये वाला ट्रैक वो हो सकता है। क्योंकि देखो अगर हम इसमें बात करें तो हल्का से ऊपर की तरफ बेंड होता है और उसके बाद हमको ये ट्रैक दिखता है। चलो थोड़ा और स्क्रैच करके आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, ये लगभग टेस्ट पॉइंट आपको दिखने लगा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला टेस्ट पॉइंट, तो यही अपना वो टच वाला है। इसको एक बार स्क्रैच कर लेते हैं। ठीक है जी, अब वही ट्रैक लगभग स्क्रैच हो गया और मैं कंफर्म कराने के लिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है जी, लगभग वही ट्रैक है जो ये स्क्रैच हुआ है। अभी इधर एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं, क्या पता इधर रीडिंग आ जाए। जी, इधर हमको रीडिंग मिल रही है कितनी, 422 की रीडिंग। ठीक है जी, 420 की रीडिंग हमको इधर मिल रही है, लेकिन जहाँ पर हमने पहले टेस्ट पॉइंट स्क्रैच किया था यहाँ की बात करें, यहाँ हमको रीडिंग नहीं मिल रही, वहाँ मिल रही है, इधर नहीं मिल रही। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये वाला ट्रैक जो है ना, ये लेयर देखिए किस तरीके से गिरने की वजह से ये लेयर जो है उखड़ गई है। दिख रही है आपको, शायद दिख पा रही है। तो इस तरीके से अगर लेयर वगैरह ब्रेक हो जाएगी तो फिर ये ट्रैक क्या है, रास्ते में टूटा होगा। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, ये ट्रैक आता कहाँ से है, जब ये लेयर यहाँ से डैमेज हुई है, ये वाली जो लेयर यहाँ से डैमेज हुई है, जस्ट इसके पास से ये ट्रैक जा रहा है और जैसे ये फर्स्ट लेयर उखड़ी है तो सेकंड लेयर में भी जो ट्रैक है वो डैमेज हो गया है। तो अभी करना है, जहाँ पर हमको रीडिंग आ रही है वहाँ से उठा के एक जंपर लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और भी है, एग्जैक्ट जहाँ से लेयर डैमेज है वहाँ से भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। चलो अभी मैं लेयर में ही स्क्रैच करने लगा हूँ, तो मैं लंबा जंपर क्यों लगाने लगा, एक बार देख लेते हैं कहाँ से एग्जैक्ट ट्रैक डैमेज है, वहीं पे इसको रिपेयर करेंगे। ये देखिए मैं पूरी शील्ड ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो वैसे ही ट्रैक डैमेज हो रखे हैं, मैं भी शील्ड ओपन करने में, उखाड़ने में ट्रैक वगैरह डैमेज कर दूँ तो फिर कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। इससे अच्छा ये है जहाँ ट्रैक डैमेज है, जो ट्रैक डैमेज है सिर्फ उसी को रिपेयर कर देते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है। वैसे ट्रैक यहाँ से उखड़ा ही हुआ है लगभग। ठीक है जी, दिख गया आपको ट्रैक उखड़ा हुआ है।
ये ऐसा नहीं है मैंने शील्ड निकाली है तो निकला है, ये ट्रैक उखड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था पहले भी। देखिए एग्जैक्ट मैं वहाँ जाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है ये ट्रैक जा रहा है उसके साथ में कोई और ट्रैक भी डैमेज हो, कोई और सेक्शन भी बंद हो, तो एक ही साथ दोनों प्रॉब्लम्स रिपेयर हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। वैसे भी कोरियर से फ़ोन आया, पता चली मैं ये प्रॉब्लम रिपेयर करके दूँ, हो सकता है कोई दूसरी हो, होने को तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट जितना बेटर हो सकेगा उतना हम करेंगे। और इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कहाँ कौन सा ट्रैक जा रहा है। ठीक है जी, लिक्विड डाल के अभी देखते हैं। ये मैंने इधर लिक्विड डाला और ये हमको ट्रैक जो है जाता हुआ दिख रहा है इधर से। कौन सा? ये पतला वाला ट्रैक, ये जस्ट पतला वाला ट्रैक इधर जा रहा है। यहाँ से ट्रैक डैमेज हुआ ना, तो उसको थोड़ा और कट कर लेते हैं शील्ड को। देखिए अब आपको शायद इधर समझ में आ रहा होगा, ये वाला ट्रैक यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये ट्रैक यहाँ से एंट्री होने के बाद जस्ट यहाँ से निकलता हुआ आगे जा रहा है। हो सकता है ये वाला है या फिर दूसरा वाला, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए ये जा रहा है अपना सेकंड लेयर में, तो सेकंड लेयर में तो यही ट्रैक है जो हमको दिख रहा है। कौन सा? इस शील्ड के जस्ट पास में यही वाला ट्रैक है जो पहला ट्रैक है। चलो इसको क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं और कंफर्म करते हैं क्या यही वाला ट्रैक है, क्योंकि चलो डायग्राम वाले टूल है, देखो यहाँ से ना ये लेयर देखो किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। ये सेकंड लेयर भी क्या हिल गई है, हिलने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैक डैमेज है। इसको स्क्रैच करते हैं फिलहाल, तो आइडिया लगेगा कहाँ से कौन सा ट्रैक जा रहा है। ट्रैक तो यहाँ और भी जा रहे हैं, 2 ट्रैक दिखे। फिलहाल देखते हैं ये ऊपर वाले ट्रैक पे हमको रीडिंग मिल रही है कि नहीं। ट्रैक इतना पतला है कि मल्टीमीटर में अगर मैंने नीडल ना लगाई होती तो मैं इसको चेक नहीं कर पाता। 420 की रीडिंग लगभग यहाँ आ रही है, और इसको स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वाला हिस्सा जो उखड़ा हुआ है ना, हो सकता है यहीं से ट्रैक डैमेज हो। देखिए जैसे ही मैंने स्क्रैच किया टूट गया ना, मतलब यहाँ से निकला हुआ था ऑलरेडी। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं स्क्रैच करते हुए इसको। ये जो साथ में ऊपर फर्स्ट लेयर में ट्रैक जा रहा है, इसको डैमेज नहीं करना है। अगर ये डैमेज कर दिया तो फिर इसका भी जंपर हमको एक लगाना पड़ेगा। चलो डैमेज हो ही गया, इसका भी जंपर लगा देंगे बाद में। फिलहाल ये नीचे वाले ट्रैक रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, एग्जैक्ट फॉल्ट पता चल गया कहाँ पे ट्रैक डैमेज था। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा हो अच्छे से, तो हम सीपीयू उठा के अगर वहाँ से जंपर लेके भी आते तो कोई बहुत काफ़ी लंबा काम हो जाता था। अभी हमने ये काम जो है शॉर्टकट में ही निपटा दिया। शॉर्टकट तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो फॉल्ट था हम वहाँ तक पहुँचे हैं कि प्रॉब्लम आई कैसे और क्यों आई। ठीक है जी। ये नीचे वाला भी ट्रैक डैमेज हो ही गया, चलो इसको भी जंपर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये ट्रैक गिरने की वजह से इतना हल्का हो चुका है कि जैसी शोल्डरिंग आयरन लगा रहा हूँ उसको नीचे से सपोर्ट नहीं है तो वो टूटता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जाके अब ये थोड़ा सपोर्ट इसको मिलने लगी है, तो यहाँ से अब लंबा जंपर लगाएंगे इधर। तो इसके लिए मैं जंपर वायर यूज़ करने वाला हूँ। कौन सी, ये भी चलो मैं दिखा देता हूँ आपको जंपर वायर कौन सी है। जंपर वायर है मेरे पास ये YCS की। अभी इस पर 100 लिख रहा है, काफ़ी कुछ चाइनीज़ में लिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल रहा है 0.02 mm की ये वायर है। तो ये वाली वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अभी तक काफ़ी पतली ये वायर लगी, तो ये वाली वायर हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाली वायर कई बार दिखती भी नहीं है हमको। वायर निकली हुई थी लेकिन पतली इतनी है कि ट्रैक से भी लगभग देखो, अगर आप बहुत पतली है ट्रैक से भी। जो ट्रैक डैमेज हुए थे वो हमने जॉइंट कर दिए। अब एक बार रीडिंग कंफर्म कर लेते हैं। पहले क्या था, इस रजिस्टर पे रीडिंग नहीं आ रही थी, अभी आने लगी है, लेकिन 1100 कुछ रीडिंग आ रही है, जो कि मुझे नहीं लग रहा ठीक है। 1.1 वोल्ट, ये ठीक नहीं है। यहाँ 422 की रीडिंग है, यहाँ भी 422 की रीडिंग है, यहाँ भी 422 की रीडिंग है। 11, अच्छा इधर 11 आ रही है, इधर 422 आएगी। इधर 11 क्यों आ रही है, क्योंकि 1 किलो ओम का रजिस्टर होगा तो ज़्यादा रीडिंग, लगभग 600 मिलीवोल्ट के आसपास इसकी रीडिंग ऐड हो जाती है। इधर 422 रीडिंग आई, उसके बाद रजिस्टर की दूसरी तरफ अगर चेक करें तो 11 मतलब 1200 के आसपास, मतलब 1.2 वोल्ट के आसपास रीडिंग आ रही है। इधर अगर हम देखें तो 9th पिन थी हमारी, 4, 8, 9, जी हाँ, लगभग अभी रीडिंग आने लगी है। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर अपना टच वगैरह चला के देखेंगे क्या टच चला या नहीं।
चलिए अभी जंपरिंग वगैरह हुई है, टच चला के देखते हैं। बैटरी का कनेक्टर लगाया नहीं था, मैं ऑन कर रहा था। फोन ऑन हुआ, एमआई का लोगो आया। अभी ऑन होने देते हैं, देखते हैं टच वर्क करती है कि नहीं। उम्मीद तो यह है कि टच वर्क करने लगेगी, क्योंकि हमको लाइन डैमेज मिली थी, अभी उस लाइन पे रीडिंग भी आने लगी, तो 99% चांसेस ये है कि टच वर्क करेगी। चलो नहीं भी वर्क करेगी तो आगे देखेंगे फिर क्या समस्या है। सेकंड लोगो आ चुका है। देखिए टच हमारी वर्क करने लगी। अभी मेरे को पासकोड तो इसका पता नहीं है, चलो मैं पूछ के कंफर्म कर दूंगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, टच वर्क नहीं कर रही थी, अभी टच वर्क करने लगी है। तो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि ट्रैक वगैरह हमने लेयर पे जंपर किए हैं, तो ये फिर यहाँ से दोबारा से डैमेज हो सकते हैं अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो इस पर हमें क्या है, यूवी लगा देनी है। तो थोड़ी सी यूवी मैं इधर ऊपर रख लेता हूँ और इसको फिर जहाँ पर ट्रैक डैमेज है वहाँ लगा दूंगा। सॉरी। यहाँ पर थोड़ी सी जगह पे यूवी लगाई है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टेस्ट पॉइंट हमने स्क्रैच किया था, बाकी एक पॉइंट जो हमको दिख रहे हैं ग्राउंड नहीं है, इनमें कुछ शॉट नहीं होने वाला। चलो लेकिन फिर भी इनको कवर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो यूवी पड़ी हुई है, इसको एक्स्ट्रा है जो, इसको साफ कर देंगे ताकि अजीब सी ना लगे। इसको हम यूवी से सुखा लेते हैं। यूवी लाइट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेगा आइडिया की यूवी लाइट है। काफ़ी ज़बरदस्त यूवी लाइट मेरे को ये लगी, क्योंकि इससे क्या है, सिर्फ 2 सेकंड में ही बहुत हार्ड हो जाती है यूवी। चलो अभी ये रेडी हो चुका है, एक बार इसके कैमरे वगैरह लगा के फाइनल टेस्ट कर लेते हैं।
फर्स्ट लोगो जो है MI का आ चुका है, पूरा ऑन होने का इंतज़ार करते हैं और टच चला के फिर फाइनली इस फ़ोन को वापस कोरियर में पैक करके कर देंगे रिटर्न। लगभग रात के 8:10 हो चुके हैं और अभी तो शायद ये पार्सल नहीं जा पाएगा, लेकिन हम सुबह इसको कोरियर लगा देंगे। लगभग 40-45 मिनट हमको इसको फ़ोन को रिपेयर करने में लगे, वो भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं वैसे रिपेयर कर रहा होता तो हो सकता था 20 मिनट में ही रिपेयर हो जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ बोलना पड़ता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। चलिए, टच इसकी चल रही है। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने इसको रिपेयर किया है। काफ़ी बंदे आपने देखे होंगे तो क्या करेंगे, या तो CPU को ड्रिल करेंगे या फिर CPU को उठाएंगे, वहाँ से जंपर लेके आएंगे, फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस क्या काफ़ी लंबा हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। मतलब अगर आप CPU उठाने जा रहे हैं, चलो कितना ही हमारा हाथ हैंड स्किल अच्छी है, कितना ही हाथ सेट है, लेकिन फिर भी 1% चांस तो ये रहता है कि CPU वगैरह डैमेज हो जाए, इंटरनली शॉर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है प्रॉपरली सेफ मेथड मेरे को लगा। लेकिन ये हम क्यों कर पाए, अगर हमारे पास ये डायग्राम टूल था लेयर वाला, तभी हमको पता चला ना कि यहाँ से यहाँ लेयर जा रही है। तो ये टूल जो है सब हमारी हेल्प के लिए है। लेकिन अब देखो, ये टूल तो काफ़ी टाइम से, मैं इसको लगभग पिछले 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बंदे इसको आज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि इस तरीके के टूल को इस्तेमाल करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, प्लस रिस्क फ्री काम कर सकते हैं। देखिए, हमने CPU नहीं उठाना पड़ा, ना इतना लंबा जंपर लगाना पड़ा। चलो, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और इस तरीके से वीडियो अगर आपको और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी तरीके की वीडियो आगे भी पाने के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।